गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है धारा 5 लिमिटेशन एक्ट 1963 क्या है। धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 क्या कहती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण और जबरदस्त टाइटल है, क्योंकि यदि आपने इस लिमिटेशन का ध्यान नहीं रखा तो आपका वाद प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। क्योंकि यदि आपका वाद परिसीमा अवधि के बाहर है, तब न्यायालय के द्वारा आपका वाद निरस्त कर दिया जाएगा, अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसलिए आपको वाद पत्र अदालत में प्रस्तुत करने से पहले लिमिटेशन चेक करना बेहद जरूरी है। जैसे ही आपका वाद कारण पैदा होता है, काज ऑफ एक्शन, वहीं से आपकी लिमिटेशन चालू होती है। उदाहरण के तौर पे यदि आपका काज ऑफ एक्शन आज की तारीख में प्रारंभ हुआ, जैसे कि वसूली के दावों में होती है समय अवधि 3 वर्ष के अंदर आपको वसूली का दावा पेश करना होता है, एग्रीमेंट पालन का, अनुबंध पालन का, चाहे वो वसूली का हो एग्रीमेंट के पालन में, या खरीदी बिक्री के अनुबंध पालन का दावा हो, जो भी हो। अब जब आपने एग्रीमेंट के अंदर लिखा कि आज तारीख को आपने एग्रीमेंट किया और उसमें ये तय किया कि 2 माह के बाद जो है कि विपक्षी आपके हक में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख का निष्पादन करा देगा। 2 माह बाद की आपने तारीख उसमें लिखी, 2 माह बाद उसके मन में बेईमानी आ गई विपक्षी के, और उसने आपको रजिस्टर्ड विक्रय विलेख का निष्पादन कराने से मना कर दिया। तब आपको वाद कारण उत्पन्न हो चुका है। इस वाद कारण की जो दिनांक है, इससे 3 वर्ष के अंदर आपको वाद पत्र पेश करना आवश्यक है। यदि आपने लिमिटेशन का ध्यान नहीं रखा तो आपका वाद पत्र अस्वीकार भी हो सकता है। आदेश 7 नियम 11 बड़ी महत्वपूर्ण एक सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश है, जिसका ताल्लुक लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 से भी है। क्यों है? वो इस प्रकार से है क्योंकि आदेश 7 नियम 11 में यह स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं कि यदि वाद पत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है और आपने उसके बाद भी उस वाद को प्रस्तुत कर दिया, तो वो वाद रिजेक्ट हो जाएगा, चलने योग्य नहीं होगा, रिजेक्शन आपका कर दिया जाएगा वाद का। अब इसको हम कैसे समझेंगे कि वाद जो है कि विधि द्वारा वर्जित है? इसको एक तो लिमिटेशन एक्ट से भी हम समझ सकते हैं कि यदि वो आपकी लिमिटेशन के बाहर है और आपने वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया तो भी वो रिजेक्ट होगा। दूसरा उदाहरण हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि पट्टे की जमीन है, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा पट्टे दिए जाते हैं। अब उसकी असल मालिक गवर्नमेंट है और उसको एक निश्चित अवधि के लिए आपको उपयोग के लिए गवर्नमेंट के द्वारा पट्टा दिया गया है। अब आप उसका ना तो विक्रय कर सकते हैं और ना ही किसी भी प्रकार का अंतरण आप कर सकते हैं। अब आपके द्वारा वाद पत्र की प्लीडिंग कुछ इस प्रकार से की गई कि आप उस पट्टे की जमीन का वाद लेकर अदालत में गए जज साहब के समक्ष, और आपने दावा लगाया कि साहब इस वाद पत्र के, ये जो पट्टे की जमीन मुझे दी गई है, इसका मुझे मालिक घोषित किया जाए। जबकि उस पट्टे की शर्तों में स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं कि वो हमेशा के लिए पट्टा आपको उपयोग के लिए दिया गया है। ऐसी दशा में ये विधि द्वारा वर्जित है। आदेश 7 नियम 11 की जो घा है उपनियम, उसमें बताया गया है कि यदि वाद पत्र के कथन से प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है, तो ये प्लीडिंग से ही मालूम पड़ रहा है कि आप पट्टे की जमीन को मालिक होने की घोषणा का दावा लेके गए तो अदालत आपका दावा अस्वीकार कर देगी। इसी प्रकार से यदि किसी ने आपको किराए से मकान दिया है, तो अब वो मालिक जो है उसका, वो मकान मालिक वही है, आप सिर्फ किराएदार हैं। अब एक किराएदार इस प्लीडिंग के साथ अदालत में जाता है कि इसका मुझे मालिक घोषित किया जाए, तो ये भी विधि द्वारा वर्जित होगा। क्यों? क्योंकि उसका असल मालिक कोई और है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 34 के तहत केवल उन्हीं अधिकारों की घोषणा आप करवा सकते हैं जिसकी आप विधिक हैसियत रखते हैं। विधिक हैसियत से मतलब है कि विधि अनुसार आप उसके मालिक हैं। विधि अनुसार मालिक कैसे हैं? जैसे कि आपने किसी जमीन को या मकान को परचेस किया और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत आपने उसका रजिस्टर्ड विक्रय विलेख सब रजिस्ट्रार कार्यालय या रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर विधि अनुसार निष्पादित किया। उसकी जो प्रोसेस होती है, ऑनलाइन संपदा 2.0 की सारी प्रोसेस पूरी की, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क सभी अदा किए, कब्जा लिया, रुपया दिया, और आप विधि अनुसार मालिक हो गए। अब यदि आपके इस मालकाना हक की जमीन पर कोई व्यक्ति अवैध कब्जा करता है या आपको धमकी देता है, तब आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 34 के जो कानूनी प्रावधान है उनका लाभ आप प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। आप रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर कोर्ट में जज साहब के समक्ष दावा पेश कर सकते हैं और जज साहब से निवेदन कर सकते हैं
कि सर मैं इस रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर इस मकान का मालिक हूं और विपक्षी प्रतिवादी के द्वारा ये धौंस दी जा रही है कि वो मेरे मकान पर अनकरीब कब्जा कर लेगा या मेरे मालकाना हक को चुनौती दी जा रही है, इसलिए इस मकान का मुझे मालिक घोषित किया जाए और मुझे अस्थायी निषेधाज्ञा दी जाए। अस्थायी निषेधाज्ञा होती है आदेश 39 नियम 1-2 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत जो वाद पत्र के दौरान एक एप्लीकेशन पेश की जाती है कि वाद पत्र के अंतिम निराकरण तक मुझे अस्थायी निषेधाज्ञा दी जाए कि प्रतिवादी मेरे मकान पर विधि विरुद्ध तरीके से बलपूर्वक कब्जा ना करे और ना ही उसके किसी प्रतिनिधि के माध्यम से मेरे मकान पर कब्जा करे। और वाद पत्र में आप स्थायी निषेधाज्ञा की भी मांग कर सकते हैं कि प्रतिवादी मेरे मकान पर विधि विरुद्ध वाद के अंतिम निराकरण के बाद हमेशा के लिए आपको ये सहायता दी जाए कि कभी भी प्रतिवादी या उसके साथी आपके मालकाना हक के मकान पर अवैध कब्जा ना करें। तो ये लिमिटेशन एक्ट की हम सर चर्चा कर रहे हैं और लिमिटेशन एक्ट में जो मैंने आपको उदाहरण बताए हैं अभी पट्टा हुआ, किराएदार का हुआ, इसी प्रकार से धारा 5 के जो प्रावधान हैं वो बुक में जो इसकी परिभाषा दी गई है हम शुरुआत उससे करेंगे सर। इसके लिए मैंने आपके लिए बड़ी सरल और आसान भाषा में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख फैसलों के साथ सरल उदाहरणों के साथ एक ई बुक तैयार की है। उसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। वहां ई बुक डाउनलोड आपको दिखाई देगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो वहां से आप मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप उसको वहां से परचेस कर सकते हैं। मेरे कई व्यूवर्स का मुझसे कहना है कि सर आप जो भी वीडियो बनाते हैं उसका पीडीएफ आप जरूर हमें उपलब्ध कराएं, तो ये पीडीएफ ही है जिसको ई बुक कहते हैं, जो इसकी लिंक इस वीडियो के नीचे दी गई है। कई व्यूवर्स के द्वारा कमेंट्स करके मुझसे ये भी कहा गया कि सर ई बुक कहाँ मिलेगी। तो सर हर वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वो MORE मोर लिखा हुआ होता है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप वहां से जो है कि आप मेरी उस लिंक पे क्लिक करके इस ई बुक को आप परचेस कर सकते हैं। ई बुक के अंदर से ही मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा, ई बुक का परिचय वीडियो के अंत में मैं आपको करा दूंगा। अब हम चलते हैं धारा 5 पर। लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 क्या कहती है। पहले जो बुक में परिभाषा दी गई है सर मैं आपको वर्ड टू वर्ड वो पढ़कर बताऊंगा, उसके बाद फिर जो मैंने ई बुक तैयार की है और उसमें सरल शब्दों में सरल उदाहरणों के साथ उसमें जो कानून की व्याख्या की है उसके अंदर से आपको डिटेल के साथ मैं आपको आगे की जानकारी प्रदान करूंगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बड़ा ही जबरदस्त वीडियो है। ये सिर्फ दीवानी ही दावों में लागू नहीं होता है, ये फौजदारी दावों में भी लागू होता है। लड़ाई झगड़ों के केस में जो अपील आवेदन पेश किए जाते हैं उसमें भी लिमिटेशन एक्ट लागू होता है। इसी प्रकार से दीवानी दावों में जो अपील और आवेदन पेश किए जाते हैं उसमें भी लिमिटेशन एक्ट लागू होता है। लिमिटेशन एक्ट, हमारे एक व्यूअर्स का ये भी सवाल था कि लिमिटेशन एक्ट सर कहां तक पेश होता है, क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी होता है। जी हाँ सर, लिमिटेशन एक्ट का उपयोग आप नीचे की ट्रायल कोर्ट से लेकर जिसको हम कहते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में, पहले फौजदारी में बता देता हूँ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर जो है कि एडीजे कोर्ट होता है उससे ऊपर ये डीजे डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उससे ऊपर हाई कोर्ट होता है और उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। यहाँ सभी जगह लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का आप उपयोग कर सकते हैं। धारा 5 में आपकी जो विलंब हो जाता है अपील को या आवेदन को पेश करने में, उसको माफ करने का निवेदन किया जाता है। यदि आपका कारण पर्याप्त है और उचित है तो न्यायालय उसको माफ करके आपके अपील को और आवेदन को स्वीकार कर सकता है। इसी प्रकार से दीवानी दावों में भी इसका उपयोग जो किया जाता है, तो उसमें नीचे की जो ट्रायल कोर्ट है उसे व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 1 या 2 कहते हैं, उनके न्यायालय में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके ऊपर जो जिला न्यायालय होते हैं, अपर जिला न्यायालय होते हैं, वहां भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके ऊपर हाई कोर्ट और उसके ऊपर भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इन सभी जगह आप धारा 5 लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन धारा 5 का उपयोग वाद पत्र में नहीं होता है, इसका उपयोग आवेदन पत्र में और अपील में किया जाता है। ये बुक के अंदर ही परिभाषा दी गई है, वर्ड टू वर्ड परिभाषा दी गई है और शब्द स्वयं बोलते हैं। जब मैं परिभाषा आपको पढ़ के बताऊंगा तो आपको एक साफ पता लग जाएगा कि आखिर किस प्रकार से आवेदन और अपील में इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले सर मैं आपको बुक के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है उस डेफिनेशन को मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। ये बुक मैंने आपके लिए रखी है, आप देख रहे हैं परिसीमा अधिनियम, ये आप देख रहे हैं सर बुक है ये लिमिटेशन एक्ट 1963। बड़ी महत्वपूर्ण है सर प्रावधान, क्योंकि यदि हमने इसी का ध्यान नहीं रखा तो हमारा सारे किए किराए पर ही पानी फिर जाएगा। हम बड़े ही कानून कायदों के साथ दावा तैयार करेंगे, दावा तैयार करके अदालत में जज साहब के सामने हम लेके जाएंगे और जज साहब जब देखेंगे तो आदेश 7 नियम 11 घ जिसमें स्पष्ट बताया गया है कि यदि वाद के कथन से प्रतीत होता है कि वो किसी विधि द्वारा वर्जित है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
यदि वो लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत भी नहीं आता है तो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक मेरा स्वयं का वाद पत्र था सर, बड़े अचरज की बात है कि वो 8 साल बाद उसमें जज साहब ने फैसला किया, व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 2 के द्वारा, और 8 साल बाद आप जजमेंट में लिख रहे हैं कि लिमिटेशन अवधि के बाहर है। हालांकि उसमें की कंडीशन कुछ अलग थी। उसकी कंडीशन कुछ इस प्रकार की थी कि हमने जो वाद कारण तय किया था उस वाद कारण से 3 साल के अंदर ही हमने दावा पेश किया था, लेकिन प्रतिवादी के द्वारा जवाब में बताया गया था कि हमने गलत वाद कारण लिखा है और उनके द्वारा जो वाद कारण बताया गया वो सही है, और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उनके वाद कारण को माना गया। जबकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की साइटेशन भी है इस पॉइंट पे, जो मैंने लिखित बहस में पेश भी की है, कि वाद कारण जो वादी के द्वारा बताया जाएगा वो माना जाएगा, प्रतिवादी के द्वारा वाद कारण तय नहीं किया जाएगा, क्योंकि वाद कारण वादी के द्वारा ही अदालत में दावे के अंदर लिखकर प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति कई बार बन जाती है। अब आप स्वयं सोचें कि 10 साल बाद लिमिटेशन के मुद्दे पे अगर दावा निरस्त किया जाता है तो काफी सोचने की बात हो जाती है सर। 8-10 साल बाद प्राइमरी स्टेज पर हो जाए एक अलग बात है, लेकिन 8 साल बाद जो है कि इतनी लंबी समय अवधि तक दोनों पक्षों को उलझना पड़ा, लंबी कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ी, और उसके बाद पता लग रहा है कि लिमिटेशन का उसमें सवाल 8 साल बाद पैदा हुआ, जबकि वादी प्रतिवादी की ओर से किसी के द्वारा ये प्रश्न नहीं उठाया गया था। तो खैर ये एक अलग स्थितियां हो गई। लेकिन मैं अब आपको धारा 5 का जो है बुक में सर डेफिनेशन है वो पढ़ के बताता हूँ वर्ड टू वर्ड। बड़े ध्यान से सुनिएगा सर, क्योंकि शब्द स्वयं बोलते हैं, परिभाषाएं स्वयं बोलती हैं। ये धारा 5 है सर, लिमिटेशन एक्ट 1963 की। विहित काल का कतिपय दशाओं में विस्तारण। कोई भी अपील या कोई भी आवेदन, जो कोई भी अपील या कोई भी आवेदन, वर्ड आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें वाद पत्र शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है सर। धारा 5 में वाद एक अलग चीज हो जाती है। आप जो दावा पेश करते हैं कोर्ट में फौजदारी का, जिसको हम कहते हैं परिवाद पत्र, वो एक अलग चीज हो जाती है। दीवानी दावों में जो हम मुकदमा तैयार करके अदालत में जज साहब के समक्ष पेश करते हैं वो एक अलग चीज हो जाती है। आवेदन एक अलग चीज हो जाती है और अपील अलग चीज हो जाती है। दीवानी दावों में भी अपील होती है, फौजदारी मुकदमों में भी अपील होती है। ये इस धारा के प्रावधान सभी जगह लागू होते हैं। तो अब आप आगे ध्यान से सुनिए। एक चीज आपको स्पष्ट हो चुकी है सर इसके प्रारंभ में ही, इनके शब्दों से ही मैं फिर आपको पढ़ देता हूं एक बार। कोई भी अपील का कोई भी अपील या कोई भी आवेदन, कोई भी अपील या कोई भी आवेदन जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 के आदेश 21 के उपबंधों में से किसी के अधीन के आवेदन से भिन्न हो, विहित काल के पश्चात ग्रहण किया जा सकेगा, यदि अपीलार्थी या आवेदक न्यायालय का यह समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त हेतु था। कहने का मतलब यह हुआ कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का जो आदेश 21 है, जिसमें आदेश 21 नियम 11 के तहत एग्जीक्यूशन का भी आवेदन पेश किया जाता है। जब कोई व्यक्ति केस जीत जाता है तो उसका जो निष्पादन किस प्रकार से करवाया जाएगा वो आदेश 21 नियम 11 के तहत होगा। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे आप वसूली का केस आप जीत गए, अब वसूली का केस आप जीत गए और प्रतिवादी आपको पैसा भी नहीं दे रहा है, तब आदेश 21 नियम 11 की एप्लीकेशन पेश करके उसका एग्जीक्यूशन की मांग की जाएगी। जैसे कि मेरे द्वारा एक प्रकरण था, आपको उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूं ताकि आपको सीखने के लिए भी आसानी होगी और समझने के लिए भी आसानी होगी। एक वसूली का प्रकरण है जो मेरे पक्षकार के हक में डिसाइड हुआ। डिसाइड होने के बाद उसके द्वारा अपील हाई कोर्ट में कर दी गई। कुछ समय तक के लिए हमारा प्रकरण रुका रहा। हाई कोर्ट से उसको कोई स्थगन नहीं दिया गया, वहां से उसकी अपील निरस्त हो गई। उसके बाद जो हमारी इजरा थी उसमें उसको सूचना पत्र जारी किए गए। जब सूचना पत्र जारी किए गए तो काफी समय तक उपस्थित नहीं हुआ। फिर उसको पकड़ कर लाया गया तो माननीय न्यायालय ने दया भाव बताते हुए, हालांकि 10 लाख की वसूली थी मेरे पक्षकार की और अभी भी वो चल ही रही है, माननीय न्यायालय ने उसको दया भाव बताते हुए जमानत पर छोड़ दिया 20,000 रुपए की उसके भाई की। अब जमानत पर वो जो गया तो उसके ना तो भाई का पता चला और ना ही उसका पता चला। अब माननीय न्यायालय ने आदेश कर दिया उसमें कि पुलिस की मदद से पकड़ कर लाया जा। न्यायालय के कर्मचारी तो फिर भी जा रहे थे उसके घर तक पकड़ने। पुलिस के द्वारा तो इतना कार्य में व्यस्तता थी कि पुलिस के द्वारा बिल्कुल इधर ध्यान ही नहीं दिया गया। कम से कम 6 महीने साल भर निकल गया। हम तलबाने पेश करते रहे, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर मेरा न्यायालय से निवेदन किया गया कि श्रीमान पुलिस का जो आपने आदेश किया है
तो पुलिस तो इतनी व्यस्त है कि आपके आदेश के पालन में वो तो पकड़ने नहीं जा रही सर। आप खुद देख रहे हैं रिकॉर्ड पे कम से कम 15-20 से ऊपर मेरे तलबाने हो चुके हैं। तो आप इसमें दोबारा नायब नाजिर के द्वारा जो न्यायालय की प्रोसीजर उसी के तहत आदेश करें, तो न्यायालय के द्वारा फिर आदेश किया गया, फिर उनको पकड़ने जाया गया। हालांकि दूसरी बार में न्यायालय मैंने निवेदन भी किया था सर कि जो जमानतदार है इसकी गांव में काफी संपत्ति है और उसको विक्रय करके हमें रुपये वसूली दिलाई जाए। तो माननीय न्यायालय ने आदेश किया उसमें हमारे आवेदन का निराकरण करते हुए कि 20,000 रुपए की जमानत थी, ये इतनी नहीं है कि आपकी 10 लाख रुपए की वसूली करवाई जा सके, और उसको एक तरीके से छोड़ दिया। अब ये माननीय न्यायालय है, हम तो यही कहेंगे कि जस्टिस किया उन्होंने। जो भी हम उनके उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते माननीय न्यायालय के ऊपर, क्योंकि उसके लिए अपील का प्रावधान ऊपर मौजूद है। यदि आप अधीनस्थ न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट हैं तो आप उसको आलोच्य आदेश कहने का और उसमें जो भी कमियां हैं उसको दिखाने का वरिष्ठ न्यायालय को पूरा अधिकार है, और ऊपर वाले न्यायालय को ये पूरे राइट्स हैं कि वो अधीनस्थ न्यायालय के फैसलों को निरस्त भी कर सकता है। अब उसमें जो न्यायालय के द्वारा जो आदेश किया गया, फिर उसमें उसको एक बार और पकड़ कर लाया गया, और उसके बाद फिर न्यायालय के द्वारा उसको कुछ समय के लिए अवधि देकर छोड़ दिया गया। उसके बाद उसके आज तक पते नहीं है। और माननीय न्यायालय जो नए न्यायाधीश महोदय है उन्होंने हमसे इतनी राय जरूर दी कि वकील साहब इसमें अब आप तलबाना पेश मत करना, हम आपके रुपए की वसूली नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन हम आपसे तलबाना का भी शुल्क नहीं लेंगे, अब न्यायालय की तरफ से तलबाना जारी होगा। तब न्यायालय की तरफ से तलबाना जारी है। ये आदेश 21 का सर इसमें जिक्र आया था धारा 5 में लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 में, इसलिए मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बता दिया ताकि एक सीखने को मिले। हालांकि उसमें हमारे द्वारा उसको 3 माह का सिविल कारागार में भेजे जाने का शुल्क भी न्यायालय में जमा करा दिया गया है। मतलब चालान के जरिए बैंक में राशि जमा करा दी गई है 5,400 रुपए, और वो उसकी रसीद भी न्यायालय में पेश कर दी गई, उसको जमा कराए कम से कम 4 साल हो चुके हैं हमें न्यायालय में कि यदि ये पकड़ में आता है सर तो इसको सिविल कारागार भेजा जाए। और इसमें भी एक बड़ी अजीब विडंबना है, आप इसको विडंबना खेलें कि उसको जो जेल भेजा जाएगा तो उसका खर्चा भी उसी पक्षकार को उठाना पड़ेगा जो रुपए की वसूली उससे लेना चाहता है, और ये राशि बाद में जुड़ के उससे प्राप्त होगी। हालांकि हमारे केस में उसने बड़ी चालबाजी ये की कि उसने सारी जमीन जायदाद बेच दी, दूसरे गांव में चला गया, वहां पे उसने उसके स्वयं के नाम से कोई जमीन नहीं खरीदी, उसकी पत्नी या बच्चों के नाम से पता नहीं किसके नाम से खरीदी। 2-4 साल 5 साल तक तो ऐसे ही रहा, उसने कुछ उपयोग ही नहीं किया। बाद में जमीन खरीद ली, उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाई कई सालों तक ताकि वसूली ना हो सके। तो इस प्रकार की चालबाजियां भी होती हैं, ये एक प्रैक्टिकली बात होती है जो आप समझ सकते हैं। अब मैं धारा 5 को पढ़ देता हूं सर आगे, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि एक बार और पढ़ देता हूं सर इस धारा को मैं। कोई भी अपील या कोई भी आवेदन जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 के उपबंधों में से किसी के अधीन के आवेदन से भिन्न हो, मतलब आदेश 21 या इसके उपबंधों के अधीन जो है कि आवेदनों से भिन्न कोई आवेदन है, तब विहित काल के पश्चात ग्रहण किया जा सकेगा। मतलब लिमिटेशन अगर निकल गई है उसके बाद भी उसको स्वीकार किया जा सकता है यदि वह उचित कारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे, और न्यायालय को लगता है कि हाँ ये वास्तव में युक्त कारण है और इसको स्वीकार करना चाहिए, तो न्यायालय उसको स्वीकार करके उसकी समय अवधि जो विलंब हुई है उसको माफ करके गुण दोषों के आधार पर पेश करेगा, स्वीकार करके उसका निराकरण करेगा। लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, इसके साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा और जरूरी डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाएंगे जिससे न्यायालय ये संतुष्ट हो जाए पूर्णतः कि हाँ वास्तव में विलंब जो है माफ किया जाना उचित है। इसके आवेदन की ड्राफ्ट और इसका शपथ पत्र भी सर मैंने ई बुक के अंदर तैयार करके रखा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इसके जरूरी प्रावधान भी उसमें मैंने लिख के रखे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के बहुत महत्वपूर्ण फैसले भी सर मैंने आपके लिए इसमें सर्च करके उस ई बुक के अंदर लिखे हैं जो इसी से संबंधित है, जिनकी जानकारी मैं आपको ई बुक के अंदर से दूंगा। मैं इसमें आगे सर आपको जानकारी देता हूँ कि यह स्पष्टीकरण में सर इस बुक के यह तथ्य कि अपीलार्थी का आवेदक विहित काल का अभिनिश्चय या संगणना करने में उच्च न्यायालय के किसी आदेश, पद्धति या निर्णय के कारण भुलावे में पड़ गया था, इस धारा के अर्थ के भीतर पर्याप्त हेतु हो सकेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि अपीलार्थी आवेदक विहित काल का अभिनिश्चय, मतलब जो आवेदक है वो लिमिटेशन की गणना करने में उच्च न्यायालय के किसी आदेश, पद्धति या निर्णय के कारण भुलावे में पड़ गया था, इस धारा के भीतर पर्याप्त हेतु हो सकेगा। एक उदाहरण उसमें दिया है कि ये भी एक पर्याप्त हेतु का कारण है, और कई कारण हो सकते हैं उसके पर्याप्त हेतु के, जो भी रीजंस हो सकते हैं कई बार। जैसे कि मैं आपको मेरे खुद के प्रकरण का एक उदाहरण बता दूं, ये बुक में से तो सर मैंने पढ़ दी है, और ये धारा किन परिस्थितियों में लागू होगी और कहाँ लागू नहीं होगी इसकी बहुत लंबी लिस्ट भी इसमें दी हुई है। उसके लिए सर मैं नेक्स्ट वीडियो स्पेशली इस पे ही बनाऊंगा
क्या ये पूरे ऑल इंडिया में जो जो एक्ट हैं कहाँ पे लागू होगी, किस प्रकार से लागू नहीं होगी। अब मैं मेरे खुद के एक प्रकरण का आपको उदाहरण भी देके बता देता हूँ। लिमिटेशन एक्ट की धारा 44, बड़ा सरल और सादा सा उदाहरण है। मतलब जो है कि मेरा जो क्लाइंट है उसका, वो एक पैतृक जमीन थी उसकी। उस पैतृक जमीन में कई हिस्सेदार थे, उसके 3 भाई थे, एक बहन थी, और उसमें से बहुत से लोगों ने उनकी जमीन बेच भी दी थी, कुछ जमीन बची भी थी। अब ऐसी दशा में जब मेरा पक्षकार जेल में बंद था किसी प्रकरण में, उस दरमियान सर्वे नंबर उसके जो पैतृक भूमि के थे उस पे नामांकन कर दिया गया, और न्यायालय के द्वारा, न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा आदेश में लिखा गया, हमारे पक्षकार का नाम भी था उसमें विपक्षी के रूप में, कि इस पे विधि अनुसार तामील कर दी गई है। जबकि आदेश 5 नियम 24 जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का है, उसमें कारागार में बंद व्यक्तियों की तामील की प्रोसीजर बताई गई है कि यदि कोई व्यक्ति कारागार में बंद है तो जो आवेदन पेश करता है, जो दावा लगाता है, वो स्वयं न्यायालय में आदेश 5 नियम 24 के तहत आवेदन पेश करेगा और न्यायालय से ये निवेदन करेगा कि ये व्यक्ति कारागार में बंद है तो इसकी तामील कारागार में विधि अनुसार करवाई जाए। तब वो जो भारसाधक अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, वो जेल के प्रभारी को जो है कि नियमानुसार सूचना जारी होगी, या तो रजिस्टर्ड डाक से, या जो भी सामान जो है, अगर पास ही वो जेल है, उसी जगह मौजूद है जहां आपका न्यायालय है, तो न्यायालय के कर्मचारी जो भी हैं तामील जिस प्रकार से कराई जाती है वहां जाके उसकी तामील रिपोर्ट ला कर देंगे। अब उस पूरे प्रकरण में ऐसी कोई तामील रिपोर्ट नहीं लाई गई, ना आदेश पत्रिका में इसका उल्लेख किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, और सबसे महत्वपूर्ण और गौर करने वाली बात यह है कि जो तामील करने के भू राजस्व संहिता, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1908 में, चूंकि मैं एमपी का उदाहरण दे रहा हूं, आप ऑल इंडिया में जहां भी हैं तो इसको आप अपने तरीके से भी समझ सकते हैं लिमिटेशन के लिए। वहां पे आपका लिमिटेशन एक्ट तो यही लागू होगा, लेकिन भू राजस्व संहिता आपके क्षेत्र में कुछ अलग हो सकती है, लेकिन बेसिक प्रावधान सभी में एक ही दिए हुए हैं। हितबद्ध पक्षकारों के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भी फैसले हैं इसके संबंध में। मैंने कुल 18 साइटेशन इसमें निकाली थी सर, 1975 से लेकर 25, कुल 50 सालों की इस पे स्पेशल वीडियो भी बनाए, और इन साइटेशनों को ई बुक के रूप में मैंने लिंक दे के अपलोड कर दिया हुआ है, और वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। अब जब उसको सूचना देने का उल्लेख तो कर दिया गया, तो ये तो रिकॉर्डेड साबित है कि अदालत के आदेश से उसको गिरफ्तार किया गया और अदालत के आदेश से उसको रिहा किया गया, जमानत पर छोड़ा गया। ये बिल्कुल सर्टिफाइड कॉपी हमारे द्वारा पेश की गई अपील में। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 110 की उपधारा 3 के नियम 27 के उपनियम 7 में ये प्रावधान बताए गए हैं कि तामील 3 प्रकार से की जाएगी। नंबर 1, यदि जो व्यक्तिगत तामील करवाई जाती है, यदि उसके अलावा भी डोंडी पिटवाकर, मतलब एक चौकीदार जाएगा और गांव में डोंडी पीटेगा कि फलाने फलाने व्यक्ति के नामांतरण का आवेदन, बंटवारे का आवेदन विचाराधीन है, जिसको भी आपत्ति हो इतने दिन के अंदर आकर आपत्ति पेश करे। दूसरी चौपाल पे चस्पा करके भी की जा सकती है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 में भी प्रावधान बताए गए हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 110 की, कि 3 नेसेसरी बताए गए हैं, डोंडी पिटवाकर, चस्पा करके और व्यक्तिगत तामील। अब माननीय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उसमें लिखा गया है कि उसमें विधि अनुसार तामील करवा दी गई है। अब जब वो जेल में बंद था तो व्यक्तिगत तामील कैसे हुई? सपोज करो कि आपने डोंडी पिटवा दी, चस्पा करवा दिया, वो तो घर पे ही नहीं था, इसलिए तो व्यक्तिगत तामील का प्रावधान रखा गया है ताकि उसको सूचना हो सके। अब वो जेल में बंद था, उसके दस्तखत भी नहीं है, ना अंगूठे हैं, किस फर्जी व्यक्ति ने दस्तखत अंगूठे बना लिए या नहीं बनाए, ये सब रिकॉर्ड को देखने के बाद ही डिसाइड होगा। तब ऐसी दशा में जब वो जेल से बाहर आया, और बाहर आने के बाद भी उसको ये नहीं पता लगा कि उसकी भूमि पे नामांतरण करवा लिया गया है, उसकी भूमि में अन्य लोगों ने नामांतरण करवा लिया गया, उसको बिना सूचना दिए, उसको तब भी मालूम नहीं पड़ा। और एक आम काश्तकार को, एक आम किसान को मालूम नहीं पड़ता है सर, क्योंकि किसको काम पड़ेगा भला? जब खसरे बीवन का काम पड़ता है तभी तो व्यक्ति जाएगा। अब उसके साथ इत्तेफाक ये हुआ कि जिस व्यक्ति ने नामांतरण करवाया था, उसने उस नामांतरण के बाद धारा 178 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के तहत नायब तहसीलदार महोदय के यहाँ बंटवारे का आवेदन पेश किया और उसमें उसको पक्षकार बनाया। उस समय वो जेल से बाहर आ चुका था। उसकी सूचना उसके घर पर दी गई। जैसी उसको सूचना पहुंची, वो न्यायालय में उपस्थित हुआ
और उसके बाद उसने मुझसे भी संपर्क किया और फिर मैं भी न्यायालय में उसने मुझे वकील नियुक्त किया, मैंने पावर पेश की और सारा रिकॉर्ड देखा। तब पता लगा कि ये नामांतरण हुआ है और नामांतरण होने के बाद अब ये महोदय इसमें बंटवारा चाहते हैं। तब हमने वहां पर आपत्ति पेश की कि सर ये जो नामांतरण किया गया है ये हमें सूचना दिए बगैर किया गया है, ये विधि विरुद्ध तरीके से किया गया है, हमें कोई सूचना नहीं दी गई, रिकॉर्ड में लिखा गया है कि हमें सूचना दी गई, वास्तव में हमें कोई सूचना नहीं दी गई। जबकि इस खसरे विवरण में हमारा भी नाम शामिल है, हम भी इसमें हितबद्ध पक्षकार हैं, हमें भी सुना जाना चाहिए था। अब हमारे पक्षकार की स्थिति ये थी कि उसको 4.5 बीघा जमीन उसके पिता के द्वारा वहां में मौखिक बंटवारे में दे दी गई थी, ताकि वो उस जमीन पर आपत्ति दर्ज कर सके। अब जब नामांतरण हो गया तो सभी में हो गया नामांतरण, वो आपत्ति लेने का उसको मौका ही नहीं मिला। हालांकि जब हमने उसमें हक का प्रश्न उठाया तो नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा, क्योंकि 178 में प्रावधान दिए गए हैं कि यदि कोई हक का प्रश्न उठा लिया जाता है तो माननीय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा कहा जाता है कि आप दीवानी न्यायालय से इस प्रश्न का निराकरण करवा कर लाएं, तब हम प्रकरण रोक देते हैं। उन्होंने प्रकरण को रोक दिया, हमारे पक्षकार ने दीवानी अदालत में एक दावा लगा दिया और उस नामांतरण को निरस्त करने के लिए धारा 44 के तहत भू राजस्व संहिता के तहत अपील प्रस्तुत की। अब अपील प्रस्तुत की तो हमको पता लगा सर कम से कम 2 साल बाद नामांतरण होने के। अब ये तो बड़ी लंबी अवधि हो गई। अब देखा जाए तो हमारी तो अपील की जो म्याद रहती है 45 दिन और 90 दिन वो निकल चुकी है। अब आप क्या करेंगे? यहां पे ही काम होगा धारा 5 लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 का, यहीं पे उपयोग होगा धारा 5 का। हमारे द्वारा इसका कैसे इस्तेमाल किया गया, सभी ग्राउंड हमारे द्वारा यही रखे गए कि ये परिस्थिति जन्य जो है भूल हुई है और हमें सूचना नहीं दी गई और हमारी गलती से नहीं हुई है ये, तो इसलिए इसको क्षमा किया जाए। और हमने उसमें कारण भी लिखा, जो सर्टिफाइड कॉपियां हैं जेल से जो प्राप्त, उसको गिरफ्तार किया गया था और जज साहब जो न्यायालय के द्वारा उसको जमानत पर रिहा किया गया, उसकी तारीख की आदेश पत्रिकाएं भी पेश की गई, दीवानी न्यायालय में दावा लगाया उसकी भी आदेश पत्रिका पेश की गई, और जहां से उसको बंटवारे के प्रकरण क्रमांक की सूचना से इसकी जानकारी मिली थी वहीं से हमने उसकी भी कॉपी अदालत में पेश की, सर्टिफाइड कॉपी। हालांकि वो बंटवारे का प्रकरण उनका रोक के निरस्त कर दिया था नायब तहसीलदार ने, उसका भी उल्लेख हमारे द्वारा किया गया। और बंटवारे के प्रकरण में उसी के गांव के 2-3 लोगों के द्वारा उसी के समर्थन में बयान भी दिए गए थे कि हाँ ये 4.5 बीघा जमीन का मालिक है, हमारे सामने इनके पिताजी जब जीवित थे तब उन्होंने इन्हें 4.5 बीघा जमीन दी थी और पिता के समय से आज तक जो चले आ रहे हैं उसकी भी सर्टिफिकेट कॉपी निकाल के और एसडीएम महोदय के न्यायालय में हमने अपील में पेश की। धारा 5 के आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र भी हमारे द्वारा लगाया गया, लिखित बहस भी मैंने तैयार करके रखी है सर। उसमें मैंने 18 साइटेशन निकाली है 1975 से लेकर 2025 के बीच की, कुल 50 सालों की सिर्फ 18 साइटेशन, सिर्फ इस मुद्दे पर कि हितबद्ध व्यक्ति को सूचना दिए बगैर यदि नामांतरण कर दिया जाता है तो उसको विधि विरुद्ध माना जाएगा और उसे निरस्त करके दोबारा लौटाया जाएगा और उस व्यक्ति को भी सुना जाने के बाद आदेश किया जाएगा। अब हालांकि वो अपील अभी बहस हम मेरे द्वारा उसमें कर दी गई है और अभी आदेश होना बाकी है, और वो जो भी स्थिति होगी वो पता लगेगी। लेकिन ये प्रोसीजर मेरे द्वारा आपको बताई गई है सर कि यदि किसी व्यक्ति के सामने कोई बात उत्पन्न हो जाती है तो हाथ पे हाथ रखकर ना बैठे और इस प्रकार से वो लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 का उपयोग कर सकता है। इसमें आवेदन की ड्राफ्ट क्या होगी, इसके साथ लगने वाले शपथ पत्र की ड्राफ्ट क्या होगी और सर्वोच्च न्यायालय के जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो क्या कहते हैं, उसकी जानकारी सर मैं आगे की आपको अब ई बुक के अंदर से दूंगा। तो आइए सर अब हम बिना देरी करे ई बुक की ओर बढ़ते हैं ताकि मैं आपको आगे की जानकारी ई बुक के अंदर से सरल उदाहरणों के साथ, पूरी कानून की व्याख्या के साथ और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसलों के साथ दूंगा, जो आपके लिए प्रैक्टिकल उपयोग में भी आएंगी। एक आम व्यक्ति के लिए भी मेरा वीडियो बड़ा लाभकारी है। अगर आप एक एडवोकेट हैं तो आपके लिए भी बड़ा उपयोगी और जानकारी भरा मेरा वीडियो रहेगा आपके लिए। उसमें जो ड्राफ्ट जो दी गई हैं उसमें क्या कानूनी आधार होंगे, किस कंडीशन में किस सिचुएशन में पेश किया जाएगा, शपथ पत्र में क्या लिखा जाएगा, सारी महत्वपूर्ण जानकारियां उसके अंदर मैंने तैयार करके रखी हैं। और सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है इस बारे में उस पर भी मैंने आपके लिए जानकारी तैयार करके रखी है। और हालांकि जो हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दिए बगैर नामांकन करने के संबंध में तो कुल 18 साइटेशन मैंने निकाली है सर, और 1975-2025 के बीच में। और ये वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, इसकी ई बुक के पीडीएफ भी बनाकर मैंने ई बुक के रूप में मेरे उसमें जिसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर पर मेरे द्वारा अपलोड कर दी गई हैं। तो वो सभी चीजें वो मौजूद हैं, आप वहां देख सकते हैं। तो अभी हमारा जो मुख्य फोकस और मुख्य जो हमारा आज का वीडियो है धारा 5 है लिमिटेशन एक्ट 1963 की। तो आइए सर आगे की जानकारी मैं आपको ई बुक के अंदर से प्रदान करता हूं। आइए सर, लेट्स गो सर।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सर मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि आदेश 7 नियम 11 जो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रावधान है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का, और उसका लिमिटेशन एक्ट 1963 से बड़ा ही गहरा ताल्लुक है। इसके संबंध में मैं वीडियो के लास्ट में आपको जानकारी दूंगा, और आदेश 7 नियम 11 में जो 6 महत्वपूर्ण प्रावधान बताए गए हैं जिनकी वजह से वाद रिजेक्ट किया जा सकता है, उनके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। अब मैं आपको धारा 5 लिमिटेशन एक्ट 1963 की आगे की जानकारी ई बुक के अंदर से देता हूं सर। आइए सर, जैसा कि सर आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, ई बुक धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 क्या कहती है, इसके जो अंदर क्या दिया हुआ है इस पे परिचय में आपको बाद में कराऊंगा। सीधे हम मुद्दे की बात पे चलते हैं, धारा 5 पे। आइए सर, सीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 क्या है। धारा 5 का मूल सार सर हम समझ लेते हैं कि आखिर धारा 5 का जो मूल सार है वो क्या कहता है। धारा 5 में जो बताया गया है, जो बुक के अंदर से तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया, उसी का सरल रूप मैंने आपके लिए तैयार किया। यदि कोई व्यक्ति अपील या आवेदन, सर गौर कर लीजिएगा आप, अपील या आवेदन, बुक के अंदर से भी मैंने आपको यही बताया था कि अपील और आवेदन पे ये प्रावधान लागू होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपील या आवेदन को निर्धारित समय सीमा लिमिटेशन पीरियड के बाद दाखिल करता है तो न्यायालय उसे स्वीकार कर सकता है यदि वह यह साबित कर सके कि देरी के पीछे कोई पर्याप्त कारण था, सफिशिएंट कॉज था, तब न्यायालय उसके आवेदन को स्वीकार कर सकता है। ये बिल्कुल सरल और आसान भाषा में हम इसको समझ सकते हैं। जो नीचे और लिखा गया है कि परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 यह अनुमति देती है, यदि कोई अपील या आवेदन नियत समय में नहीं किया जा सका तो कोर्ट उस विलंब को क्षमा कर सकती है, बशर्ते देरी करने वाले पक्ष ने यह स्पष्ट कर दिया हो कि विलंब किसी वास्तविक कारण से हुआ, ना कि लापरवाही या टालमटोल से। यदि न्यायालय को लगता है कि आपने स्वयं जानबूझ के गलती की, लापरवाही बरती, टाल मटोल किया और अब आप झूठे आधारों पर अदालत में आ गए, तो न्यायालय इसको बड़ी बारीकी से देखेगा और आपके आवेदन को निरस्त कर देगा। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय का ये बिल्कुल स्पष्ट इसमें बताया गया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि न्यायालय को इसमें नरम रुख अपनाना चाहिए और गुण दोषों के आधार पर फैसला करना चाहिए, और उसके विलंब जो यदि उचित कारण पे है तो उसको माफ कर दिया जाना चाहिए। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं सर। महत्वपूर्ण बातें हैं सर इसमें। महत्वपूर्ण बातें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हर एक आम और खास व्यक्ति के मन में अक्सर ये सवाल पैदा होता है धारा 5 को लेकर। मेरे एक व्यूवर्स ने भी इसमें सवाल किया था कि क्या ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पेश हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है सर। और ये भी एक आम व्यक्ति के मन में, हर एक आम व्यक्ति के मन में सवाल पैदा होता है। कई एडवोकेट्स तो जानते हैं, आप सभी एडवोकेट्स तो सभी बुद्धिजीवी हैं। एक आम व्यक्ति के लिए बड़ा सवाल होता है कि यह धारा सिविल सूट पर लागू नहीं होती है, यानी यदि वादी ने मूल वाद, ओरिजिनल सूट समय सीमा के बाहर दायर किया है तो उसे धारा 5 का लाभ नहीं मिलेगा। यह केवल अपील और एप्लीकेशन पर लागू होती है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं सर इसमें। कोर्ट का विवादाधिकार, देरी माफ करना कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। कोर्ट यह देखेगा कि देरी जानबूझकर तो नहीं हुई और कारण प्रमाणिक है या नहीं, ये कोर्ट इसमें जांच करेगा। इसमें एक प्रश्न को हम देख लेते हैं सर, जो मैंने आपको बता दिया है कि प्रश्न ये है कि क्या ट्रायल कोर्ट से लेकर जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय सभी स्तरों पर लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 का आवेदन दिया जा सकता है। इसका उत्तर मैं आपके वीडियो के प्रारंभ में दे चुका हूं। ई बुक के अंदर भी मैंने बात लिखी है। उत्तर हाँ, लेकिन सीमाओं के साथ। सभी अदालतों में धारा 5 का उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते वह अपील या आवेदन हो और कानून में उसके लिए विशेष मनाही ना हो, जैसे कि आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, उसको भी सर देखा जाएगा। धारा 5 क्या कहती है? कोई भी अपील या आवेदन यदि नियत समय पर दायर नहीं हुआ है तो न्यायालय उसे स्वीकार कर सकता है यदि वह संतोषजनक कारण प्रस्तुत किया जाए उस समय में अपील आवेदन दायर क्यों नहीं किया गया। ये तीसरी डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ के बताई है, और तीनों डेफिनेशन है तो एक ही उस पे, लेकिन अलग अलग एंगल से इसको मेरे द्वारा आपको समझाया गया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। बुक की परिभाषा तो मैंने आपको पढ़ के बताई है, लेकिन ये आपके लिए ई बुक में बड़े ही आसान शब्दों में तैयार किया गया। कहां कहां लागू होती है धारा 5, ये एक सारणी भी सर मेरे द्वारा तैयार की गई है। ट्रायल कोर्ट, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उसके नीचे है उच्चतम न्यायालय। अब हम ट्रायल कोर्ट में देख लेते हैं। आवेदन के मामलों में धारा 5 लागू होती है, जैसे कि आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत डिक्री रद्द करने का आवेदन,
ट्रायल कोर्ट में, जिला न्यायालय में अपील कोर्ट कहते हैं इसको हम। अपील और विशेष आवेदनों में धारा 5 जैसे सिविल अपील, क्रिमिनल अपील देरी से हुई, वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद होती है उच्च न्यायालय, अपील और रिट संबंधी लीव एप्लीकेशंस में इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स जैसे आर्टिकल 226, 227 में सीमित इसका उपयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से उच्चतम न्यायालय में एसएलपी, स्पेशल लीव पिटीशन या रिव्यू या क्यूरेटिव में, परंतु एससी का विशेष विवादाधिकार वहां पे चलता है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है सर, वो महत्वपूर्ण बात क्या है, बड़ी ही सोचने और समझने वाली बात है कि धारा 5 केवल अपील और आवेदन पर लागू होती है या वाद सूट पर लागू नहीं होती है। उदाहरण, इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जहां धारा 5 लागू नहीं होती, दीवानी वाद, सिविल सूट समय से बाहर दायर किया गया हो, क्रिमिनल ट्रायल सीधे देरी से फाइल किया गया हो, इन दोनों कंडीशनों में ये लागू नहीं होगी। क्योंकि जैसे कि वाद पत्र की समय अवधि होती है कि 3 साल के अंदर आपको दावा कोर्ट में पेश करना था। अब आपने 3 साल के बाद पेश किया, 4 या 5 साल बाद, तो आपने तो लिमिटेशन तो उसकी निकाल ही दी सर। अब आप अदालत में क्या आधार लेकर जाएंगे? वो तो ये हो सकता है कि आपका जो वाद कारण है, उस वाद कारण से 3 साल के अंदर उसका प्रस्तुत होना जरूरी है। तो ये स्थिति में जो है कि धारा 5 लागू नहीं होती है। उदाहरण है, एक व्यक्ति की याचिका आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत खारिज हो गई क्योंकि देरी से दायर की गई थी। समाधान, धारा 5 के तहत देरी क्षमा याचिका के साथ आवेदन फाइल कर सकते हैं। यह इसका एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं सर हम। एक अभियुक्त की क्रिमिनल अपील सत्र न्यायालय में 60 दिन बाद दायर हुई। समाधान, यदि वह पर्याप्त कारण दिखा दे, जैसे जेल में जानकारी न मिलना, वकील साहब की गलती, तो धारा 5 के तहत विलंब क्षमा की मांग वो कर सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय पर आ जाते हैं सर हम। इसमें महत्वपूर्ण निर्णय है, मैं इसको सर बोल्ड कर देता हूं। इसको मैंने नीचे तो बोल्ड किया हुआ है, ये आप ही के सामने, ये आप देख रहे हैं, ये इसको मैंने बोल्ड कर दिया है सर। ये देखें आप, महत्वपूर्ण निर्णय, यहाँ भी इसको बोल्ड कर देता हूं सर मैं, ताकि ई बुक के अंदर आपको आसानी से दिखाई दे। और ये इसको मैं सेव भी कर देता हूं। कलेक्टर लैंड एक्सिक्यूशंस विरुद्ध कटजी 1987 2 ACC 107, ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, देरी को उदार दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए ताकि न्यायालय तकनीकी कारणों से बाधित ना हो। ये इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कहना है। और इसी फैसले की मैंने जो है कि पूरी डिटेल भी इसमें आगे कुछ लिखी हुई है, कुछ एक पेरा जो जिससे कहते हैं मिसाल विश्लेषण या निष्कर्ष, उसको मैंने इसमें लिया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का। उसको भी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा आप देख लें सर। इसमें मैंने लिखा हुआ है, इसमें कुछ पढ़ के बता देता हूं मैं इसमें, ताकि आपको पता लग जाए कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 11 के किसी प्रावधान के तहत आवेदन के अलावा कोई भी अपील या कोई भी आवेदन निर्धारित समय के बाद स्वीकार किया जा सकता है यदि अपीलकर्ता या आवेदक न्यायालय को संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त कारण था। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें बताया गया है। ये जजमेंट का ही एक पेरा है सर, उसका जो निष्कर्ष होता है उसमें से ही मैंने ये आपके लिए लिया है और मैंने उसको बताया। इसमें आगे ये भी बताया गया है कि हर दिन की देरी का कारण बताना होगा। हर दिन की देरी का आपको कारण बताना होगा। उसमें आगे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया है कि इसका मतलब यह नहीं कि पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाए, हर घंटे हर सेकंड की देरी क्यों ना हो। इस सिद्धांतों को तर्क संगत, सामान्य ज्ञान और व्यवहारिक तरीके से लागू किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको सेकंड और मिनट का भी हिसाब देना पड़े। मतलब न्यायालय ये देखेगा कि हाँ युक्तियुक्त कारण है, पर्याप्त कारण है, तो आपके लिमिटेशन का जो धारा 5 का आवेदन है उसको स्वीकार करके आपके अपील और आवेदन को स्वीकार कर लेगा। इसी प्रकार से इसमें जो स्टेट ऑफ नागालैंड विरुद्ध लिपोक 2005 3 ACC 752, ये भी सर्वोच्च न्यायालय का ही फैसला है। इसको भी सर मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, बड़ा जिसके कहते हैं, आपको भी आसानी से दिखाई देगा। इसमें बताया गया है कि सरकार की अपील में हुई देरी को न्यायालय ने धारा 5 के तहत क्षम्य माना। मतलब न्याय सभी के लिए समान है सर, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो कोई व्यक्ति हो। तो इसमें ये बताया गया है
कि सरकार की जो अपील में देरी हुई थी तो उसको भी क्षम्य किया गया। उसी के नीचे ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मैंने लिखा है, इसका पेरा का जो निष्कर्ष है, नागालैंड राज्य बनाम लिपोक एओ एवं अन्य अप्रैल 2005, ये उसका जजमेंट है सर। इसको मैं थोड़ा सा लास्ट का पढ़ देता हूँ सर आपको, पूरा तो जजमेंट में नहीं पढ़ूंगा इसको। न्यायालय को संबंधित व्यक्ति की स्थिति को ध्यान में रखना होगा और यह पता लगाना होगा कि क्या विलंब इस कारण से हुआ है जो उसने प्रस्तुत किया था, और क्या मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में कारण को दर्ज किया जा सकता है। यद्यपि सरकार को कोई विशेष रियायत नहीं दी जा सकती जो समान परिस्थितियों में किसी व्यक्तिगत वादी को नहीं दी जाती, फिर भी सरकार के कामकाज के व्यवहारिक दृष्टिकोण को उसके धीमी गति के प्रति अनुचित रूप से रियायत दिए बिना नहीं देखा जा सकता। और पूरा जजमेंट भी है सर इसमें आगे। अब इसको निष्कर्ष भी देख लेते हैं कि धारा 5 का आवेदन ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किया जा सकता है, बशर्ते वह अपील या आवेदन से संबंधित हो। प्रत्येक अदालत अपने विवेक का प्रयोग करते हुए यह तय करेगी कि पर्याप्त कारण है या नहीं। इसमें जो आगे की जानकारी अध्याय 1 में जो बताई गई है, कुछ शॉर्ट में सर मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो जो हमारा वीडियो का टाइटल है उसमें जो ड्राफ्टिंग से रिलेटेड मैटर है, मैं उसी पे आपको लेके चलता हूँ सीधा। ये अध्याय 1 में है सर, इसमें कुछ पृष्ठभूमि भी, प्रस्तावना भी लिखी है मैंने, और क्यों बदला ये कानून, उद्देश्य इसका ये निष्क्रियता को प्रोत्साहित नहीं करना, ये सभी इसमें मेरे द्वारा ई बुक में लिखा गया है, और इसके मूल तत्व भी इसमें लिखे गए हैं। लेकिन अब हमारा असल जो मामला है सर उसके आवेदन की ड्राफ्ट पे है, जो ई बुक के अध्याय 6 में दिया गया है। मैं सीधा आपको वहीं लेकर चलता हूँ। इस ई बुक का अध्याय 6 हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित है, देरी क्षमा आवेदन का प्रारूप और ड्राफ्टिंग, कंडीशन ऑफ डिले एप्लीकेशन फॉर्मेट एंड ड्राफ्टिंग। इसी को हम समझ लेते हैं। ये हमारे जो है कि वीडियो का जो है कि अंतिम भाग है, जो हमारे वीडियो का टाइटल है उससे संबंधित ही है ये। इसकी प्रस्तावना को मैं पढ़ के बता देता हूँ इस अध्याय की सर आपको, कि न्यायिक प्रक्रिया में विलंब एक सामान्य पहलू है, लेकिन प्रत्येक देरी न्याय के मार्ग में बाधा नहीं मानी जाती यदि वह पर्याप्त कारण से हुई हो। धारा 5 सीमा अधिनियम 1963 के अंतर्गत जब अपील, पुनर्विचार या कोई भी अपील कार्रवाई निर्धारित समय सीमा के बाद दायर की जाती है, तब देरी क्षमा आवेदन, एप्लीकेशन फॉर कंडीशन ऑफ डिले प्रस्तुत किया जाता है। देरी क्षमा के आवेदन की आवश्यकता कब होती है? यदि कोई निम्नलिखित प्रक्रिया समय सीमा से बाहर दायर की जाती है तो देरी क्षमा आवेदन अनिवार्य होता है। कौन कौन सी है? नंबर 1 है अपील। ये मैंने चार्ट बनाया है सर ई बुक के अंदर, इधर कार्रवाई का प्रकार, बीच में सीमा अवधि, और तीसरे नंबर पे देरी क्षमा आवेदन आवश्यक, ऐसा लिखा हुआ है। इसमें नंबर 1 में है कि अपील सिविल न्यायालय से उच्चतर न्यायालय में, तो 30 दिन या 90 दिन है तो देरी क्षमा का आवेदन हाँ बिल्कुल लागू होगा, क्योंकि आपने 30 या 90 दिन बाद पेश किया है। उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण, तो उसकी जो लिमिटेशन है जैसे 90 दिन, तो आप उसके बाद पेश कर रहे हैं तो बिल्कुल वहां भी धारा 5 लिमिटेशन एक्ट 1963 का आवेदन आपको लगाना होगा। विशेष अपील एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन, हाँ यहाँ भी लगाना होगा सर, यदि आप उसकी निश्चित समयावधि के बाद पेश करते हैं। इसी प्रकार से लोक अदालत, उपभोक्ता फोरम आदि अधिनियम विशेष, तो ये अधिनियम के अनुसार होगा। इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि सिविल वाद दायर करते समय देरी क्षमा का उपयोग नहीं किया जा सकता। अब देरी क्षमा के आवेदन के प्रारूप पर हम आ जाते हैं सर, जो हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित है। इसमें सबसे ऊपर तो आपको न्यायालय का नाम लिखना होगा। आप ऑल इंडिया में जहां भी हैं, ऊपर आपका न्यायालय का नाम, जैसे न्यायालय श्रीमान, व्यवहार न्यायाधीश महोदय, वर्ग 1, 2, या जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, जो भी हो, उसके बाद तहसील, जिला और प्रदेश। लेफ्ट साइड में उधर प्रकरण क्रमांक लिखा जाता है और उसका जो है कि उन्मान लिखा जाता है, जो कि आरसीए से है आपका केस, या जो भी है प्रकृति का एमसीए है या आरसीटी है फौजदारी है, तो वो आपको लिखना होगा, सन लिखना होगा, और उसके बाद वादी और प्रतिवादी का नाम लिखा जाएगा। ये आपका ऊपर का शीर्षक हो गया। अब शीर्षक के बाद फिर आपको उसके नीचे लिखना है आवेदन पत्र धारा 5 सीमा अधिनियम 1963 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। या आप लिख भी सकते हैं इसको, भाषा शैली कुछ भी हो सकती है, ये आपको समझना है। ये तो एक बतौर प्रैक्टिकल के लिए मैंने आपके लिए एप्लीकेशन तैयार की है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत, जो भी आपको शब्द उचित लगे आप लिख सकते हैं इसमें। कंडीशन ऑफ डिले एप्लीकेशन, महाशय, महोदय भी आप लिख सकते हैं। नंबर 1,
आपको थोड़ा सा परिचय लिखना है आपके केस के प्रकरण का। यह कि इस न्यायालय द्वारा पारित पारित निर्णय दिनांक की जगह मैंने छोड़ दिए के विरुद्ध अपील पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत की जा रही है। मतलब आप जो भी एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं, आप अपील लेकर जा रहे हैं तो उसमें अपील लिख दें, पुनर्विचार है तो पुनर्विचार याचिका लिख दें, जो भी है आपकी या कोई एप्लीकेशन है तो वो लिख दें, आप प्रस्तुत की जा रही है। नंबर दूसरा है यह कि उक्त आदेश के विरुद्ध याचिका आबलिग अपील की समय सीमा थी। मतलब आप उसकी आप कानून में देख लें लिमिटेशन एक्ट में कि उसकी सही समय सीमा क्या है, तो आप यहाँ लिख दें कि सर इसकी वास्तविक समय सीमा ये थी, किंतु याचिकाकर्ता समय पर अपील दाखिल नहीं कर सका। ये इसका दूसरा पेरा हो गया सर। तीसरा पेरा इसका यह है एप्लीकेशन का, यह कि देरी की अवधि कुल दिन है। अब आपने न्यायालय को यह बता दिया है कि इसकी कानून में जो समय अवधि क्या है, आपने विलंब से पेश की और उस तारीख को जहां से आपका विलंब चालू हुआ इतने दिन बाद, जैसे कि 30 दिन की अवधि है किसी में प्रावधान में अपील की, अब आप 30 दिन में पेश नहीं कर पाए तो कितने दिन बाद आप पेश कर रहे हैं, तो वो अवधि आपको यहाँ लिखना है कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीना भर बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, जो भी आपकी अवधि है यहाँ पे आपको लिखना है। कुल अवधि दिन है, देरी की कुल अवधि। चौथा पॉइंट है सर इस आवेदन का, या कि इस देरी के पीछे पर्याप्त कारण रहे हैं। पर्याप्त कारण क्या रहे हैं? नंबर 1 है याचिकाकर्ता की अस्वस्थता आबलिक अस्पताल में भर्ती। मतलब वो कारण 1000 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वो जो आपके मामले, परिस्थिति और सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे आपको वही लिखना है। ये मैंने एक बतौर ड्राफ्टिंग आइडियल ड्राफ्ट आपके लिए तैयार की है, इसका उपयोग आप करके आपकी कंडीशन और परिस्थिति के हिसाब से आप इसमें परिवर्तन करके इसको आप पेश कर सकते हैं। ये नहीं है कि मैंने इसमें बना दी तो यही अंतिम हो गई। नो सर, इसमें आपको चेंज करना ही होगा, क्योंकि हर केस की सिचुएशन, हर केस की परिस्थिति अलग अलग होती है, तो आपको वो आधार यहाँ लिखना होंगे जो आपके साथ मौजूद हैं। जैसे कि याचिकाकर्ता की अस्वस्थता या अस्पताल में भर्ती है तो मेडिकल प्रमाण पत्र आपको इसमें लगाना होगा। दूसरा, वकील के समय पर सलाह ना मिल पाना। तीसरा, आदेश की प्रति देरी से प्राप्त होना। चौथा, दस्तावेजों की पूर्ति में समय लगना। पांचवा है न्यायालय अवकाश, लॉकडाउन या अन्य तकनीकी कारण जो भी हों। इनके अलावा भी और भी कारण हो सकते हैं, वो जो आपके पास मौजूद हैं वो विधि अनुसार आप आपके वकील साहब से कंसल्ट करके आप यहाँ लिख सकते हैं। पांचवा पॉइंट है सर हमारे एप्लीकेशन का, यह कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर या लापरवाही से देरी नहीं की है। छठा है यह कि इस आवेदन को अस्वीकार किया गया तो याचिकाकर्ता को अपूर्णीय क्षति का शिकार होना पड़ेगा और न्याय से वंचित वो रह जाएगा। और यह कि सातवां पॉइंट है इसका सर, यह कि न्याय हित में इस देरी को क्षमा किया जाना उचित और न्यायोचित होगा। ये सातवां पैरा है। और अंत में फिर आपको लिखना है प्रार्थना। ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है प्रार्थना। अतएव प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय कृपया प्रस्तुत अपील या याचिका में हुई वो जो भी दिनों की देरी को क्षमा कर याचिका अपील को विचारार्थ स्वीकार करे। ये आपकी प्रार्थना हो गई। नीचे दिनांक हो जाएगा, उसके नीचे स्थान हो जाएगा, इधर प्रार्थी याचिकाकर्ता का पूरा नाम, पता, उसके हस्ताक्षर हो जाएंगे और उसके नीचे वकील साहब का नाम, अधिवक्ता का नाम और हस्ताक्षर। इसके साथ आपको संलग्न क्या क्या करना है? शपथ पत्र तो सर आपको लगाना है ही, उसकी ड्राफ्टिंग मैंने नीचे दी हुई है। पूर्व आदेश की प्रमाणित प्रति आपको इसके साथ लगाना है। दूसरा है देरी के कारणों से संबंधित दस्तावेज जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट, पोस्ट ऑफिस की रसीद आदि, वो भी आपको इसके साथ लगाना है। शपथ पत्र और मुख्य अपील ये याचिका की प्रति। इसके अलावा भी यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। इसमें जो कुछ न्याय दृष्टांत हैं सर वो भी इसमें दिए हुए हैं, मैं उन पे भी आपको ध्यान दिला दूं। कलेक्टर लैंड एक्विजिशन ऑफ एमएसटी कटजी, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि कानून का उद्देश्य न्याय देना है, तकनीकी अड़चनों से न्याय से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। स्टेट ऑफ नागालैंड विरुद्ध लिपोक एओ 2005 3 एससीसी 752, इसमें ये बताया गया है कि राज्य की कार्यप्रणाली में कुछ विलंब स्वाभाविक हैं, न्यायालय को लचीलापन रखना चाहिए। ये सर्वोच्च न्यायालय के कुछ इसमें सिद्धांत हैं। और ये नागालैंड राज्य बनाम लिपियो एओ एवं अन्य का पूरा मैंने इसी में से किया है, इसमें सर प्रिंट भी कर दिया, जिसको आपको ये अवेलेबल भी हो जाएगा। यदि इन जजमेंटों की आपको आवश्यकता है तो ये आपको उपलब्ध भी हो जाएंगे। ऑफिस ऑफ द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल विरुद्ध लिविंग मीडिया इंडिया एलटीडी 2012, इसमें बताया है कि ये भी सर्वोच्च न्यायालय की फैसला है सर कि सरकारी देरी को बिना कारण के स्वीकृति नहीं दी जा सकती। सरकारी देरी को बिना कारण के स्वीकृति नहीं दी जा सकती, ये भी वही फैसला है। और इसमें इसके पेरा का जो निष्कर्ष है सर वो भी मैंने लिखा है इसमें। हालांकि अब हम शपथ पत्र की ओर बढ़ रहे हैं जो ड्राफ्टिंग है, लेकिन बीच में 3 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले जो धारा 5 लिमिटेशन एक्ट से ही संबंधित है वो भी मैंने ई बुक के अंदर लिख दिए हैं।
इसका अंतिम पेरा पढ़ देता हूं सर मैं आपको। सर्वोच्च न्यायालय का फैसले का जो मैंने अभी आपको बताया है, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि देरी जानबूझकर या सदोष लापरवाही के कारण या दुर्भावना के कारण हुई है। देरी करने से वादी को कोई लाभ नहीं होता, वास्तव में वो गंभीर जोखिम उठाता है। छठा पॉइंट यह समझना होगा कि न्यायपालिका का सम्मान तकनीकी आधार पर अन्याय को वैध बनाने की उसकी शक्ति के कारण नहीं, बल्कि इसलिए किया जाता है क्योंकि वह अन्याय को दूर करने में सक्षम हो और उससे ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है। ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया है। और हमारा जो आ गया ड्राफ्टिंग का, प्रभावी ड्राफ्टिंग के जो सुझाव हैं कि सटीक तिथियां स्पष्ट लिखें, कारण पूर्ण और स्पष्ट हो, अस्पष्ट बातें न लिखें, भावनात्मक अपील से बचें, तर्क और दस्तावेजों से बात करें, शपथ पत्र की भाषा स्पष्ट और सत्य हो। शपथ पत्र की ड्राफ्टिंग की ओर बढ़ रहा हूं सर मैं आगे। आवेदन की ड्राफ्टिंग तो मैंने आपको बता दी है। धारा 5 का उपयोग न्याय के हित में किया जाता है, लेकिन पर्याप्त कारण का उचित प्रमाण आवश्यक होता है। एक सही तरीके से तैयार किया गया देरी क्षमा आवेदन कई बार याचिकाकर्ता को न्याय दिलाने का माध्यम बनता है। ये इसका निष्कर्ष है, बड़ा ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, क्योंकि आपका पूरा मुद्दा धारा 5 पर ही टिका होता है सर। यदि धारा 5 का आवेदन आपका अस्वीकार कर दिया गया, मतलब आपकी अपील अस्वीकार कर दी गई, आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया, तो आप कार्रवाई आगे बढ़ना ही नहीं है, सब कुछ यहीं स्टॉप हो गया, द एंड। इसलिए इस पे आपको बड़ा ध्यान रखना है, वाद पत्र पेश करते समय भी, अपील या आवेदन पेश करते समय भी। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका दावा लिमिटेशन से बाहर है, या आपको जांच कर लेना है, चेक कर लेना है, उसके बाद ही आपको अदालत में दावा पेश करना है, वरना आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और अदालत उसको लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत यदि आपने आवेदन नहीं दिया तो उसको रिजेक्ट कर देगी। और 5 का आवेदन आपने लगाया भी धारा 5 का भी लिमिटेशन एक्ट का, और उचित तरीके से पेश नहीं किया, उचित आधारों पर पेश नहीं किया, और न्यायालय उससे संतुष्ट नहीं हुआ, तो भी आपका वो मामला निरस्त हो जाएगा। अब देरी में क्षमा के आवेदन का जो ड्राफ्ट है वो तो सर मैंने आपको बता दिया है। ये दूसरे तरीके से मैंने ड्राफ्ट तैयार की है, इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम आ जाते हैं एफिडेविट पे, जो मैंने आपको ड्राफ्ट बताई है कि शपथ पत्र इसके साथ आपको लगाना होगा। देरी से क्षमा आवेदन के समर्थन में ऊपर शीर्षक वही लिखा जाएगा, न्यायालय का नाम, प्रकरण क्रमांक, वादी प्रतिवादी का नाम, शपथ पत्र। इसमें मैं अपील करता, पूरा नाम, पता, उम्र, जाति, निवासी, पेशा, सब के माध्यम से यह कथन करता हूं या करती हूं। क्या करते हैं? नंबर 1, इस शपथ पत्र का अभिष्पति हूं, या भाषा शैली आप अपने हिसाब से लिख भी सकते हैं कि मैं इस शपथ पत्र में शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि इस अपील में मैं अपीलार्थी हूं, इस कारण से पूर्ण, और इसमें अपील में जो भी तथ्य दिए गए हैं एक लगायत अंत वो सभी लेख मेरे निजी ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य लिखा हुआ है। अपील में कुछ भी मेरे द्वारा गलत नहीं लिखाया गया है, और अपील जो है कि मेरे द्वारा जिन आधारों पर पेश की गई है उसमें इतने समय का विलंब हो गया है, और विलंब उचित कारण से हुआ है, और जो है कि उस कारण को क्षमा किया जाए, उस कारण को माना जाकर मेरी भूल को, जो विलंब की भूल है उसे क्षमा किया जाए और मेरी अपील स्वीकार की जाए, सभी बातें इसमें लिखी जाएंगी। मेरा 2 है, मेरी अपील आबलिक याचिका दायर करने में कुल दिन की देरी हुई है। तीसरा, इन सब के आगे सर आप मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन जरूर लगा दें आप, मैंने इसमें लिखा नहीं है वो, लेकिन आप प्रैक्टिकली रूप से हम अदालतों में यही लिखते हैं, मैं भी अदालतों में यही लिखता हूँ, और शपथ पत्र के आगे कि मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि, हर पेरा के आगे लिखा जाता है मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि। तो ऑल इंडिया में आप जहां भी हैं वो आप एफिडेविट की ड्राफ्टिंग में इस बात का आप ध्यान रखें। और तीसरा जो माम पेरा है सर, देरी इस कारणवश हुई, यहाँ पे आप लिख दें। एक उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा है कि देरी का कारण क्या क्या हो सकता है। उदाहरण, मुझे अपील के अधिकार की जानकारी नहीं थी, वकील के अस्वस्थ होने के कारण, या दस्तावेज प्राप्त करने में समय लगा, या स्वास्थ्य खराब था आपका, या पारिवारिक असाधारण परिस्थिति, या आप जेल में थे, जो भी कारण आपका हो यहाँ आप लिख दें। इन कारणों के अलावा भी हो सकते हैं कारण, शादी ब्याह या कुछ और भी रीजन, या जो भी हो आप लिख सकते हैं इसमें, जो उचित हो कानूनी रूप से आपके वकील साहब से आप सलाह मशवरा करने के बाद। चौथा पेरा है सर शपथ पत्र का, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि, ये मैं बोल रहा हूं सर, इसमें नहीं लिखा हुआ, आप ध्यान उसमें आगे जोड़ देने आप। मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि मैंने जैसी ही परिस्थिति अनुकूल हुई तत्काल या अपील याचिका प्रस्तुत की। पांचवा है शपथ पत्र का पेरा, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि देरी जानबूझकर नहीं की गई बल्कि कारणवश हुई है, जिसमें मेरी कोई लापरवाही या दुर्भावना नहीं है। छठा पेरा है शपथ पत्र का, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि यदि माननीय न्यायालय मेरी देरी क्षमा कर अपील याचिका सुनवाई हेतु स्वीकार करता है तो अपीलार्थी को अपूर्णी क्षति से बचाया जा सकेगा और न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति होगी।
सातवां पैरा शपथ पत्र का। मैंने यह शपथ पत्र अपने होशो हवास में बिना किसी दबाव या प्रभाव के बनाया है। जो तथ्य इसमें लिखे हैं वह सत्य हैं और मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही है। और प्रार्थना में आ जाएगा, आता है सम्मान पूर्वक प्रार्थना है कि मेरे शपथ पत्र को संलग्न कर देरी क्षमा याचिका को स्वीकार किया जाए। स्थान, दिनांक और हस्ताक्षर शपथकर्ता के नीचे आ जाएंगे और उसके बाद सत्यापन आ जाएगा कि यह शपथ पत्र अभिशपित, या ये भाषा शैली इसमें मैंने लिखी है। मैं बोल के बता देता हूँ सर, जो प्रैक्टिकली जनरली कोर्ट में मेरे द्वारा और अन्य अधिवक्ताओं के द्वारा इस्तेमाल की जाती है कि मैं शपथ करता बा स्थान शपथ पूर्वक सत्यापित करता हूं कि शपथ पेरा के पेरा क्रमांक 1 लगायत अंत का जो लेख है वो मेरे निजी ज्ञान एवं जानकारी के आधार पर सत्य एवं सही है। इसमें कुछ भी असत्य नहीं लिखाया है, जो भी लिखा है सत्य लिखा है। लगभग लगभग इसी प्रकार के सत्यापन होते हैं। और इसकी जो है कि इसमें जो लिखा है, यह शपथ पत्र अभिशपथित द्वारा मेरे समक्ष दिनांकों को प्रस्तुत किया गया है, जिसने सत्यता की पुष्टि की और हस्ताक्षर किए। और सत्यापन अधिकारी नोटरी आउट कमिश्नर, यहाँ पे आपको इसको शपथ आयुक्त से तस्दीक भी करवाना होगा। और इसमें जो मुख्य बिंदु है सर, ये हो गया सर शपथ पत्र। आवेदन की ड्राफ्टिंग भी मैंने बता दी, शपथ पत्र भी बता दिया। ये सभी ई बुक के अंदर मेरे द्वारा लिखा गया है सर आपके लिए। जो कि आप अक्सर मुझसे कहते हैं कि जो भी आप वीडियो बनाए सर उसका हमें पीडीएफ उपलब्ध कराएं, तो ये पीडीएफ है सर जो आपके लिए उपलब्ध है। इसके अंदर से जानकारी मैं इसलिए देता हूं ताकि आप ई बुक को परचेज करने से पहले भली भांति परिचित हो लें कि आखिर इसी बुक के अंदर क्या है। उसके बाद यदि आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी, तभी आप इसे परचेस करें। और जब आप परचेस करेंगे तो जो मैं आपको पढ़कर मैं आपको बता रहा हूँ, यही पीडीएफ आपको आपके ईमेल पर मैसेज के द्वारा प्राप्त हो जाएगा, जिसे आप आपके मोबाइल फोन पर, कंप्यूटर पर, स्मार्टफोन पर पढ़ सकते हैं। और यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो इसकी प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन यह आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए सर, एक मार्गदर्शन के लिए। आप इसको किसी अदालत में पेश नहीं कर सकते, किसी सरकारी कार्यालय में पेश नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर जो कानून बताए गए हैं उन कानूनों का इस्तेमाल करके आप बिल्कुल अदालत में कानून बता सकते हैं। आप सरकारी कार्यालय में कहीं आवश्यकता हो तो उन कानूनों को आप बता सकते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर हम। इसमें जो मुख्य बिंदु है ध्यान रखने योग्य की पॉइंट फॉर इफेक्टिव ड्राफ्टिंग। नंबर 1 है देरी अवधि स्पष्ट रूप से बताएं, कितने दिन की देरी हुई। नंबर 2, पर्याप्त कारणों का उल्लेख प्रमाण के साथ करें, जैसे अस्पताल पर्ची, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि। नंबर 3 है न्यायिक दृष्टिकोण को सामने रखें, दिखाएं कि अगर देरी माफ नहीं हुई तो अपीलकर्ता को अन्याय होगा, अदालत को आपको बताएं। चौथा है भाषा सरल, सम्मानजनक और कानूनी होनी चाहिए। 5वां, झूठे या कपटपूर्ण तथ्य नहीं देने चाहिए क्योंकि आवेदन शपथ पत्र के साथ आता है। न्यायालयों का जो दृष्टिकोण है सर, इसमें ये जजमेंट तो मैं आपको बता चुका हूँ, कलेक्टर ऑफ लैंड। इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण 1 है सर, इसमें सरल उदाहरण है जो रामू ने भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध अपील दायर करनी थी, परंतु उसके पिता की मृत्यु हो गई और वह क्रियाक्रम में व्यस्त रहा। 25 दिन की देरी हुई। प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न। इस परिस्थिति में देरी को माफ किया जा सकता है। उदाहरण 2 है, रीना देवी को अधिवक्ता ने गलत जानकारी दी कि समय सीमा 90 दिन है जबकि वह 30 दिन थी। अधिवक्ता की गलती न्यायालय द्वारा पर्याप्त कारण मानी जा सकती है। ये दूसरा उदाहरण हो गया। कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, वेयर टू फाइल, अपील सिविल उच्च न्यायालय में, और पुनरीक्षण जिला और हाई कोर्ट में। आवेदन अंतर्गत आरियरा, एमएससीटी, एसआरए आदि अधिनियम में समय सीमा दी गई हो पर स्पष्ट निषेध ना हो। सिविल वाद की स्थापना की समय सीमा चूकने पर धारा 5 केवल अपील और आवेदन पर लागू है। निष्कर्ष हम देख लेते हैं सर। इसमें धारा 5 के अंतर्गत देरी क्षमा आवेदन न केवल तकनीकी औपचारिकता है बल्कि न्याय के सिद्धांतों की रक्षा का माध्यम है। इसकी ड्राफ्टिंग में देरी के वास्तविक कारण, उसका प्रमाण और न्यायिक दृष्टिकोण का समावेश आवश्यक होता है। तो आज के वीडियो में सर, जो हमारे वीडियो का टाइटल है कि धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 क्या कहती है, उसके बारे में सर मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको दे दी है। आवेदन की ड्राफ्टिंग की भी जानकारी, उसके शपथ पत्र की भी जानकारी, उसके साथ लगने वाले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी जानकारी। जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बताया था आदेश 7 के बारे में, आदेश 7 नियम 11, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान है सिविल प्रक्रिया संहिता का। मैंने कहा था आपसे कि वीडियो के अंत में मैं आपको उसकी जानकारी दे दूंगा। आप देख रहे हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। चूंकि ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रावधान है सर, और कहीं ना कहीं इसकी भी हमें जानकारी पूर्ण रूप से होना चाहिए, इसलिए जो बुक में परिभाषा दी गई है सिर्फ वही पढ़ के मैं बता रहा हूँ ताकि आपको ये जानकारी तरोताजा हो जाए आपके दिल और दिमाग के अंदर कि आखिर धारा 5 का भी लिमिटेशन में बड़ा महत्वपूर्ण उपयोग है। जैसा कि मैंने आदेश 7 नियम 11 घ में बताया था, और उसके अलावा भी इसमें 6 पॉइंट दिए हुए हैं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ।
जो इसमें बताया गया है आदेश 7 नियम 11 में वाद पत्र का नामंजूर किया जाना। वाद पत्र का जो नामंजूर किया जाना है, तो वाद पत्र किस कंडीशन में नामंजूर किया जाएगा वो मैं आधार पढ़ के बता रहा हूं सर आपको, कि वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा। नंबर का है जहां वाद हेतु प्रकट नहीं करता है, मतलब आपने वाद पत्र के अंदर वाद कारण ही नहीं लिखा कि आपका वाद कारण कब पैदा हुआ, तो वाद रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी कहते हैं इस धारा को। खा में जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया ऐसा करने में असफल रहता है। यदि आपने वाद का मूल्यांकन कब कर दिया और न्यायालय को ये समझ में भी आ गया और न्यायालय ने आदेश पत्रिका में इसका उल्लेख भी कर दिया कि इस मूल्यांकन को आप सही करें, और उसके बाद भी आप न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करते हैं, तब भी आपका वाद खारिज कर दिया जाएगा। वाद का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, कोर्ट फीस कैसे निकाली जाएगी, इस सब के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं जो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। उसमें मैंने पूरे फार्मूले, पूरे गणित, पूरे नियम के साथ उसमें जानकारी दी है कि किस प्रकार से वाद का मूल्यांकन किया जाएगा, किस प्रकार से कोर्ट फीस निकाली जाएगी। आप उन वीडियो को देख सकते हैं। उनकी ई बुक्स भी उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा अपलोड कर दी गई हैं। हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें गा है जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है, आपने मूल्यांकन तो ठीक कर लिया किंतु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है। अब आपने मूल्यांकन तो सही कर लिया लेकिन कोर्ट फीस कम अदा की, उसमें न्यायालय ने आपको समय भी दिया, उसके बाद भी आपने जो है कि उस समय सीमा के अंदर न्यायालय में कोर्ट फीस जमा नहीं की, तब भी आपका दावा खारिज कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। हम इसमें घा पे आते हैं। हम ये घा वही चीज आ गई सर जो धारा 5 पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताई थी। जहां वाद पत्र में के कथन से प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है, वो विधि धारा 5 भी हो सकती है सर। लिमिटेशन एक्ट 1963 भी हो सकती है वो विधि। सीधी सी बात यह है कि यदि लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत वो वाद विधि द्वारा वर्जित माना जाएगा तो भी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आप आदेश 7 नियम 11 को भी ध्यान रखें वाद पत्र की ड्राफ्टिंग करते समय, अदालत में पेश करते समय। आगे बढ़ते हैं सर। बड़ा जहां वाद दो प्रतियों में फाइल नहीं किया जाता, वाद पत्र को दो प्रतियों में फाइल किया जाएगा सर। आदेश 4 में भी बताया गया और इसकी धारा भी उसमें बताया गया है। दो ग्रीन पेपरों पर वाद पत्र पेश किया जाएगा। कई बार हम जल्दबाजी में भूल जाते हैं, लेकिन वाद पत्र को आप दो हरे कागजों पर निकालें और न्यायालय में जो है कि वकील पत्र भी साथ में लगाएं, कोर्ट फीस भी साथ में लगाएं, प्रोसेस शुल्क भी साथ में लगाएं। दस्तावेज सूची जो आदेश 7 नियम 14 शिल्प क्रिया संहिता 1960 में बताई गई है कि वादी वाद पत्र के साथ दस्तावेज भी पेश करेगा, सूची अनुसार दस्तावेज भी पेश करें। आदेश 6 शिल्प क्रिया संहिता 1960 के प्रावधानों का पालन करते हुए वाद पत्र तैयार करें। उसमें कानूनों का उल्लेख नहीं करें, आप सिर्फ फैक्ट का उल्लेख आप करें। ऐसा नहीं है कि आप उसमें धारा भी लिख दें, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी लिख दें और अदालत से कहें कि साहब ये हमारा दावा स्वीकार किया जाए। आदेश 6 जो अभिवचन की ड्राफ्टिंग से संबंधित है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में उसमें बताया गया है। इसी प्रकार से आदेश 7 नियम 1 में जो 8, 9 जो उसमें वो बताए गए हैं आधार, उनको भी आप वाद पत्र में ध्यान रखें, जैसे कि क्षेत्राधिकार, वाद कारण, लिमिटेशन, कोर्ट फीस, प्रोसेस शुल्क, तलबाना, दस्तावेज सूची, पूरे तथ्य, न्यायालय का नाम, वादी प्रतिवादी का पता, और कोई दस्तावेज आपके पास उपलब्ध नहीं है तो वो ये सारी पूरी बातें डिटेल में लिखें। वाद पत्र कैसे तैयार किया जाएगा इस पे सर मैंने आप लोगों के लिए 1 घंटे 11 मिनट का एक स्पेशल वीडियो तैयार किया है और उसमें वाद पत्र की ड्राफ्टिंग और सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। वो वीडियो मैं मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, वहां से आप देख सकते हैं कि वाद पत्र को लिखने में किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, क्या क्या सावधानियां बरती जाएंगी, कौन कौन से आदेश, कौन कौन सी धाराएं, कौन कौन से कानूनी प्रावधान लागू होंगे, वाद पत्र की ड्राफ्टिंग किस प्रकार से की जाएगी। वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। उसकी ई बुक भी उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा उसकी लिंक दे दी गई है। इसी प्रकार से आता है चा, जहां वादी नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है। ये हो गया। परंतु मूल्यांकन की शुद्धि के लिए अपेक्षित स्टाम्प पत्र को देने के लिए न्यायालय द्वारा नियत समय तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि न्यायालय का अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता कि वादी किसी असाधारण एक मिनट सर, असाधारण
कारण से न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर यथास्थिति मूल्यांकन की शुद्धि करने या अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने से रोक दिया गया और ऐसे समय के बढ़ने से इनकार किए जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा। ये न्यायालय इसमें देखेगा। और इसमें जो है कि एक चीज और बताई गई है सर टिप्पणी में कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा दाखिल आवेदन पत्र उसके द्वारा दी जा सकती है और वह जांच करने के पश्चात विनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। परीक्षण न्यायालय ने कोई त्रुटि आपत्ति निरस्त करने में की और यह निर्देशित करने में कारित नहीं की कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा दाखिल आदेश 21 नियम 97 के तहत आवेदन पत्र जांच के पश्चात विनिश्चित किया जा सकेगा। पुनरीक्षण उसका खारिज किया गया। श्रीमती कांता बनाम अरविंद तारे 2012 मनीषा 114 एमपी और इजिकल टू 2011 भाग 1 MPACJ 361 एमपी। ये इसमें बताया गया है कि और इसमें 12 में आदेश 7 नियम 12 में वाद पत्र के नामंजूर किए जाने पर क्या प्रक्रिया होगी ये बताया गया है। तो ये सब आज एक महत्वपूर्ण जो जानकारी है सर उससे रिलेटेड मैंने महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। ई बुक के अंदर सर बहुत कुछ लिखा है मैंने। अध्याय 7 में न्यायालयीन निर्णय, इसी प्रकार से मैं आपको सिर्फ परिचित करा देता हूँ सर अध्यायों से 7 में जो मैंने लिखा हुआ है। और ये साइटेशन भी आप देख रहे हैं, महत्वपूर्ण साइटेशन है जो लिमिटेशन से ही संबंधित हैं। ये सभी साइटेशंस जो मैंने आपके सामने स्क्रॉल करके ऊपर ले जा रहा हूँ। अध्याय 8 में सरकारी पक्ष और देरी विशेष स्थिति, ये अध्याय 8 है सर। इसमें भी कुछ साइटेशंस मैंने आपके द्वारा लिखी हैं। अध्याय 9 में न्यायालयों की व्याख्या उदार बनाम सख्त दृष्टिकोण, ये इसमें बताया गया है। और इसी प्रकार से अध्याय 10 में धारा 5 का दुरुपयोग और सावधानियां, ये अध्याय 10 में बताया गया है। महत्वपूर्ण निर्णय ये इसमें मेरे द्वारा शामिल किए गए हैं। अध्याय 11 में व्यवहारिक सुझाव सफल देरी क्षमा याचिका हेतु। इसी प्रकार से अध्याय जो 12 है निष्कर्ष और संतुति, और उसके बाद फिर अंत में इसमें सर समापन दिया गया है। ये पूरी केस लिस्ट भी मेरे द्वारा दी गई है। विनम्र याचिका का प्रारूप है, थोड़ा सा ये डिफरेंट पॉइंट पे मेरे द्वारा इसमें बताया गया है, हालांकि है वही जो मैंने आपको बताया मेन। और ये समापन है इसमें अंत में। और ये आपको इसके प्रारंभ में भी ले चलता हूँ सर, ये लास्ट में फिर डिस्क्लेमर लिखी हुई है। और ये वीडियो के हम प्रारंभ में आ चुके हैं ई बुक के कि धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 क्या कहती है। ये इसकी विषय सूची जो मैंने आपको बताई है अध्याय 1 से लेके अध्याय 12 तक लिखी हुई है। धारा 5 की कानूनी परिधि किन कठिनाइयों कार्रवाइयों पर लागू होती है, ये अध्याय 3 है। अध्याय 1 में प्रस्तावना है। सीमा अधिनियम की पृष्ठभूमि और उसका उद्देश्य उसके बारे में बताया गया है। अध्याय 2 में धारा 5 का शाब्दिक पाठ और मूल तत्व, धारा 5 की कानूनी परिधि, ये सभी अध्याय इसमें है। अध्याय 4 में पर्याप्त कारण की विधिक व्याख्या, अध्याय 5 में धारा 5 और सिविल सूट अपवाद की स्थिति, ये सभी कुछ इसमें लिखा हुआ है। अध्याय 7 में प्रमुख न्यायालयीन निर्णय, अध्याय 8 में सरकारी पक्षकार और देरी, अध्याय 9 में न्यायालयों की व्याख्या जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से ये जो ई बुक है सर, इसकी लिंक मेरे द्वारा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। और 199 रुपीज़ मात्र, 199 रुपये मात्र इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आप में से किसी को आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। लिंक कहाँ मिलेगी? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जितने भी मेरे वीडियो हैं, पहले मैं ई बुक नहीं बनाता था, पीडीएफ नहीं बनाता था, लेकिन मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे कहा कि सर आप जो भी वीडियो बनाएं तो उसका पीडीएफ आप हमें ज़रूर उपलब्ध कराएं। तो ये पीडीएफ की सुविधा मेरे द्वारा चालू कर दी गई है। हालांकि पीडीएफ बनाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि पीडीएफ विभिन्न कानूनों का समावेश है सर। हम जो बुक खरीदते हैं, जैसे कि ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है, तो ये जो बुक लिखी गई है तो इसमें सीपीसी से संबंधित समस्त प्रावधान दिए गए हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा प्रोसीजर। लेकिन जो मेरी ई बुक है, ये मैं विभिन्न कानूनों का समावेश करके एक जगह लाता हूँ आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और धारा 5 में उदाहरण हुए और उसकी व्याख्या हुई, ये ड्राफ्टिंग हुई, शपथ पत्र हुए, किस प्रकार से लिखे जाएंगे, क्या प्रोसीजर होगी, ये सभी चीजें आपको उस बुक में मिलना इतना आसान नहीं होता है। और ये विभिन्न कानूनों का समावेश, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई प्रॉब्लम या कोई कंडीशंस, कोई केस ऐसा भी होता है कि उसमें विभिन्न चीजें आपको अप्लाई करना होती हैं जो आपको एक ही बुक में नहीं मिल पाती हैं। तो मैं उन सब की स्टडी करके उनको एक ही जगह कलेक्ट करके आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ।
कई व्यूअर्स कमेंट्स करते हैं, तो मेरा सर आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो कमेंट्स आप करें तो ईमेल में आप करें, वहाँ से मैं उन कमेंट्स को पढ़ता भी हूँ और मेरे न्यायालयीन कार्य से जो समय निकाल के जब भी मुझे समय मिलता है मैं वैसे ही उन पे वीडियो बनाने की भी कोशिश करता हूँ और आपकी समस्या का समाधान निकालने की मैं कोशिश करता हूँ। और कई लोग मुझसे संपर्क भी करते हैं, तो उसके एक लीगल कंसल्टी की भी लिंक मेरे द्वारा दी गई है, उसमें मेरे पूरे नियम बनाए बताए हुए हैं। मैं सभी आपका पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर ही दे देता हूं सर। आप आपका पूरा प्रश्न उसमें स्पष्ट लिख के दें, लेकिन उससे पहले मेरे लीगल कंसल्टी के नियम और फीस आप देख लें, समझ लें। और आगे यदि आपको मेरे को व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट्स भेजना है तो आप उन नियमों को पढ़ के और उसके बाद ही डॉक्यूमेंट्स भेजें, फीस जमा करने के बाद ही। और यदि आप एक जनरल रूप से राय चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखें, तो मैं वहाँ पे भी आपके लिए वीडियो बना के उसका जवाब देता हूँ। और ये मेरे जो भी वीडियो हैं कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति की प्रॉब्लम को सॉल्व ही करते हैं, कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति की समस्या को हल करने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन स्पेशली कोई लोग अगर आप जैसे दवा लिखवाना चाहते हैं ऑल इंडिया में कहीं से भी या किसी भी प्रकार के, एक सऊदी अरेबिया से मेरे एक क्लाइंट ने मुझसे संपर्क किया था। उन्होंने मेरा वीडियो सऊदी अरेबिया में देखा, रहने वाले भारत के थे वो और वहाँ नौकरी कर रहे थे। उन्होंने वीडियो देखा मुझसे और मुझसे संपर्क किया। उन्होंने मेरी जो भी फीस थी, जो कंसल्टिंग फीस जो उसमें दी, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहाँ जमा भी की उन्होंने। और उसके बाद जो है कि उनका कोई पति पत्नी का विवाद था, तो वो मैंने उस हिसाब से हल कर दिया। इसी प्रकार से ऑल इंडिया में कई जगह से भी लोग मुझसे संपर्क करते हैं। एक दीवानी दावे के लिए संपर्क किया गया था, उन्होंने उनको दीवानी दावे के डॉक्यूमेंट्स मुझे पीडीएफ बनाकर भेजे। मैंने विशेष तौर से उसका अध्ययन किया, कानूनों का अध्ययन किया और उसके बाद जहां तक संभव हो सकता था उनका दीवानी दावा बनाकर उनको तैयार करके मैंने दिया। ऐसे कई लोग मुझसे संपर्क करते हैं और उसका जो प्रोसेस यही है कि आप जो है कि उसमें जो लिस्ट दी गई है, जैसे कि आप मेरी फोन से आप यदि आप कंसल्ट करना चाहते हैं, सिर्फ फोन से बात करना चाहते हैं, तो 500 रुपये फीस उसकी मेरे द्वारा रखी गई है सर। यदि आप डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका सवाल लिख के मेरे व्हाट्सएप पर भेजने चाहते हैं तो 900 रुपये से शुरुआत है। दावा ड्राफ्टिंग तक 7,500 या जो भी केस की फीस हो वो अपने हिसाब से अलग अलग तय होती है, वो मामले की कंडीशन और परिस्थिति के हिसाब से होती है। क्योंकि उसके लिए सर मेरे को स्पेशल रूप से अध्ययन भी करना पड़ता है, समय भी निकालना पड़ता है। वो ऐसा ही है कि जैसे कोई फिजिकली मेरे पास कोई केस लेकर आया, तो जब वो कोई व्यक्ति मेरे पास केस लेकर आता है तो वो ऐसा ही होता है। आप ऑल इंडिया में चाहे कहीं भी हो, ये चूंकि टेक्नोलॉजी ने हमारी इन दूरियों को खत्म कर दिया है। वो डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ पे प्राप्त होने के बाद में उनका अध्ययन करने के बाद जहां तक हो सकता है उसका कानूनी रास्ता निकालने की कोशिश करता हूँ। मेरा दावा नहीं है, केस हारना जीतना ये माननीय जज साहब के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। मेरे द्वारा सिर्फ एक मार्गदर्शन और सुझाव दिया जाता है। केस हारने जीतने का कोई दावा नहीं है। आप केस हार भी सकते हैं या आप केस जीत भी सकते हैं, ये गुण दोषों के आधार पर कोर्ट के द्वारा नियत किया जाता है। तो आज के वीडियो में सर धारा 5 के ऊपर लिमिटेशन एक्ट 1963 की मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया। आप मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और यदि आपका कोई कानूनी प्रश्न है तो आप उसको कमेंट्स करके ईमेल जो मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिखें। मुझसे जहां तक संभव होगा, जैसे ही समय मिलेगा तो मैं आपके लिए फिर वीडियो बनाऊंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।